बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो थी पहले एंडोक्राइन सिस्टम की। हम फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, साथ में हम उसकी पैथोलॉजी पढ़ चुके हैं और उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो अभी इसके लास्ट ही कुछ लेक्चर्स बाकी हैं अबाउट फार्माकोलॉजी, और उसके बाद ये जो सिस्टम है वो हम ख़त्म कर लेंगे। फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह रेनल सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। रेनल सिस्टम की मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आफ्टर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको मैं प्रॉपर डेली उसकी वीडियो डाला करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ में उसके टाइप्स को आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले डायबिटीज़ के टाइप कौन कौन से है? एक है टाइप 1, एक है टाइप 2, ठीक है। और जो लास्ट में है वो कौन सी है? गेस्टेशनल डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। अभी आपके जो बीटा सेल्स है जिन्होंने आपकी इंसुलिन बनानी होती है, अभी देखें ना, बीटा सेल की अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, अभी आपको ये पता होना चाहिए टाइप 1 किस में होती है। मिडिल एज के बच्चों में होती है या बड़ों में होती है। इसकी आपको मैंने एज भी बताई थी किन एज में होती है, ठीक है। जो डायबिटीज़ का टॉपिक है आप लोग उसको देखें, मैंने उसमें बताया है प्रॉपर, ठीक है। ये मोस्टली किस में होती है? चिल्ड्रंस में। और ये क्या है? इसमें ऑटो इम्यून प्रोडक्शन होती है। और इसमें क्या हो जाएगी? बीटा सेल की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 में एक ये मैंने याद करवाया आपको कि एक चिल्ड्रन में होता है, दूसरा इसमें बीटा सेल की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है और बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। अब एक ऐसा बंदा है जो कि क्या है? मोटा ताज़ा है, खाते पीते घराने का है, ठीक है। उसमें क्या होगा? आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, बीटा सेल फेल हो जाते हैं। इसमें क्या होगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, बीटा सेल फेल हो जाएंगे, रिस्पॉन्स उसका कम होगा, उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी के दौरान जब औरतों को डायबिटीज़ हो जाए उसको क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेग्नेंट वुमेन को जब डायबिटीज़ होगी, ठीक है। अभी हम पढ़ तो फार्माकोलॉजी रहे हैं, तो मैंने डायबिटीज़ की टाइप्स आपको बताई। अभी हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी फार्मा को। आपने इसको गौर से सुनना है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बीटा सेल डिस्ट्रॉय, तो यानी कि इसमें इंसुलिन बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो इसको हमेशा हमेशा याद रखें कि इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही, आप क्या कर लें? इसको इंसुलिन दे दें, ठीक है। इंसुलिन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ टाइप 1।
क्योंकि इसमें बीटा सेल की फुल डिस्ट्रक्शन हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, तो इंसुलिन नहीं बन रही। जब इंसुलिन नहीं बन रही तो आपको क्या देना होगा बाहर से? जो चीज़ बॉडी में नहीं बन रही वो चीज़ क्या थी? इंसुलिन। आपने इंसुलिन बाहर से दी तो आपकी जो है टाइप 1 डायबिटीज़ की आपने क्या करवा ली? ट्रीट करवा दिया आपने उसको। इसका यही एक ही हल है, ठीक है। अभी जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें आपने पहले क्या देने हैं? इसमें आपने ओरल पहले हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देनी है। पहले ड्रग्स पे जाएंगे, फिर अगर ज़्यादा हो गया फिर आपने इंसुलिन पे देना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने इसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देनी है, ठीक है। अगर ड्रग्स दी आपने और ड्रग्स देने के बाद भी ठीक नहीं होगा, इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, फिर आपने किसकी तरफ जाना है? फिर आप इंसुलिन की तरफ जा सकते हैं। अभी आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करते हैं, जो प्रेगनेंसी में जिसको डायबिटीज़ हो, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या करना है आपने? प्रेगनेंसी में जो होता है, तो इसमें आपने क्या देना है? रेगुलर इंसुलिन। ये एक इंसुलिन की टाइप है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने क्या करना होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में सबसे पहले ओरल ड्रग्स देनी होती है, ठीक है, फिर इंसुलिन की तरफ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन है कि उसमें डायरेक्टली आपने टाइप 2 होगा लेकिन आप डायरेक्टली इंसुलिन देंगे। वो कौन सी कंडीशन होगी? वो कौन सा ऐसा पेशेंट होगा? पेशेंट को डायरेक्टली इंसुलिन देंगे। अगर इंसुलिन पे ही रखना है, वो किस कंडीशन में होगा ये आपने नोट करना है। उसको फिर आप ओरल ड्रग्स नहीं दे सकते जिसका HbA1c जो है वो मोर देन 10 होगा, ठीक है। जब उसमें मोर देन 10 होगा तो उसमें आपने डायरेक्टली इंसुलिन देनी है, आपने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स पे नहीं जाना, ठीक है। इंसुलिन आपको क्या कराती है? ये MCQs में आता है। ये हमेशा आपको क्या करती है? हाइपरकैलिमिया या हाइपोकैलिमिया, ये बहुत बार आ चुका है। ये आपको करती है हाइपोकैलिमिया, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। पोटाशियम के लेवल को कम करती है। अच्छा, अभी इसका एक और ये आपके पास डायबिटीज़ का पेशेंट आया, आपने उसका ट्रीटमेंट किया। अभी आपको कोई आया डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता करवाना है कि ये डायबिटिक तो है लेकिन क्या इसकी शुगर कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आया, आपने सिर्फ ये मालूमात करनी है कि इसका अभी जो है शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। आप उसका टेस्ट करवाएंगे HbA1c का। ये कितने से कम होना चाहिए कि आपको पता हो कि शुगर इसकी कंट्रोल फॉर्म में है? अगर HbA1c आपका कितना हो? लेस देन 7%, तो यानी का उसके क्या है? कंट्रोल शुगर है, कंट्रोल शुगर इन डायबिटिक पेशेंट,
ठीक है, यानी कि वो डायबिटिक तो है बट उसने अपना शुगर मेंटेन किया हुआ है, कंट्रोल लेवल में किया हुआ है, लेस देन 7%। अच्छा, HbA1c 10% से ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली इंसुलिन पे चढ़ाना है, और अगर 7% से कम होगा तो कंट्रोल है उसका शुगर। अभी इंसुलिन के मकसद क्या होते हैं यूज़ करने के? इंसुलिन बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज, जब आपने क्या बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या है? जब आप खाना नहीं खा रहे होते, खाना नहीं खाया हुआ, तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज क्या है, उसको बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। और उसके अलावा आपने खाना खा लिया, ठीक है, पोस्ट खाना खाने के बाद पोस्ट पेरेंडियल, ठीक है, इसमें आपने खाना खाया होता है। इंसुलिन को आपने 2 मकसद के लिए सेट करना होता है कि ऐसे बंदा उसका जो है उसका बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज को भी मेंटेन करे और पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहे। अभी एक शुगर का पेशेंट है, उसने गुलाब जामुन खा लिया, ठीक है, खाना खाने के बाद उसने यानी कि उसका इंसुलिन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसने क्या खाया, ऐसे पेशेंट ने गुलाब जामुन खा लिया, कोई भी स्वीट खा ली, ठीक है, स्वीट खा लिया उसने, तो उसको क्या हो गया, उसका जो पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज था वो क्या हो गया, हाई हो गया ना, क्योंकि उसने क्या किया, खाने के बाद या जो भी है उसने स्वीट ज़्यादा इनटेक कर लिया, तो ऐसा क्या होगा, अभी इंसुलिन को आपने 2 मकसद के लिए यूज़ करना है कि उसके खाना खाने के बाद उसकी शुगर स्पाइक ना हो, ठीक है, तो आप दोनों को कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं इंसुलिन को, बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज और पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज को, ताकि दोनों का लेवल क्या हो, मेंटेन हो। आप इसको 2 मकसद के लिए यूज़ करते हैं, एक बेसल लेवल को कंट्रोल करने के लिए और पोस्ट पेरेंडियल लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ताकि शुगर स्पाइक ना हो आपका। अभी आपको पता होगा कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अंदर कितने चेन होते हैं, अल्फ़ा चेन 21 एंड बीटा चेन कितने होते हैं, 30 होते हैं। अभी हमारी बॉडी में जो एंडोजीनियस इंसुलिन बनती है, हमारी बॉडी की अपनी इंसुलिन, उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है, एंडोजीनियस इंसुलिन वो इंसुलिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है, एंडो मीन्स अंदर, जो कि बॉडी की अपनी इंसुलिन है। आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की इंसुलिन है? आप बॉडी की इंसुलिन को आप कैसे पहचानोगे
इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जब इंसुलिन बने प्लस साथ में उसके क्या हो, सी पेप्टाइड मौजूद हो। सी पेप्टाइड, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड, ये किसकी पहचान है? एंडोजीनियस यानी कि बॉडी के अपने इंसुलिन की। ठीक है, अभी एक होती है एक्सोजीनस इंसुलिन जो हम बाहर से लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ इंसुलिन होगा। इसके ये जो बनाते हैं ये बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें कोई सी पेप्टाइड नहीं होगा, इसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी है, किस किस जरिए से हम बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर कर सकते हैं इसको। आपने नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया होता है कि पेट में लगा रहे होते हैं पेशेंट्स इंसुलिन। जो प्रेफर्ड रूट कौन सा है? प्रेफर्ड रूट कौन सा है? सबक्यूटेनियस। और सबसे बेस्ट कौन सी जगह है? सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? अराउंड अम्बलाइकस, नाभ के इर्द गिर्द वाला एरिया वो बेस्ट है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये हम आईवी भी लगा सकते हैं। ये कब होता है? इमरजेंसी में। जब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया, उसका शुगर बहुत स्पाइक कर गया हो, तो उसको हम आईवी इंसुलिन लगा सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें भी आईवी लगा सकते हैं। इसके अलावा HHS हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं इंसुलिन को, आईवी इंसुलिन। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा रूट है इनहेलेशनल, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये गरीब मुल्क है। सबसे जो प्रिफरेबली यूज़ होता है पाकिस्तान में वो सबक्यूटेनियस है। इनहेलेशन पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये इनहेलेशनल आप तब को देखने को मिलेगा जो डॉक्टर्स अभी जाएंगे यूएसएमरी वगैरह प्लेब क्लियर करेंगे, तो वो डॉक्टर्स देखेंगे कि बाहर ममालिक में जो है इनहेलेशनल इंसुलिन भी मिलता है, लेकिन वैसे जो पाकिस्तान में मिलता है वो सब क्यूटेनियस हमें देखने को मिलता है ज़्यादा तौर पर। और आईवी हम लगाते हैं सिर्फ इमरजेंसी केसेस में, नॉट एवरी टाइम। और इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स में भी लगाते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होंगे। अब इसकी क्या ओरली अपटेक हो सकती है? ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, अभी इसको समझने की आपको ज़रूरत है। ये एक प्रोटीन है,
ये जब हमारी स्टमक के अंदर आएगी डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टमक में हो जाएगी तो स्टमक उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ऑरली हम इंसुलिन नहीं लगा सकते क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल ही नहीं होगा। ठीक है, आपने किसी को भी नहीं बोलना कि भाईजान आप थोड़ी सी इंसुलिन पी ले बस फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो लोग भी कहेंगे ये किस तरह का नालायक डॉक्टर है। तो आपने इंसुलिन को कभी ऑरली नहीं पिलाना, ठीक है। क्या आप कहेंगे गट गट करके पी ले बस काम हो गया। अभी साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन पे बात करते हैं। ये क्या कॉज करवाती है? हाइपोग्लाइसीमिया। ये बहुत से एग्ज़ाम्स में आ चुका है कि मेजर साइड इफ़ेक्ट, ये क्या है? मेजर साइड इफ़ेक्ट है। ये एज आ MCQs बहुत आ रहा है, FCPS में भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और उसके अलावा ये दोनों आ चुके हैं। और एक क्या है? हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया का भी आ चुका है। इसके अलावा क्या करता है? लिपोडिस्ट्रॉफी करता है, लिपोडिस्ट्रॉफी। इसके अलावा क्या है? वेट गेन, वेट गेन। इसका क्या है? एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट। और इसमें से जो ये दोनों मैंने कहा ये बहुत बार MCQs में आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको इंसुलिन की समझ आ गई है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेफर्ड रूट सबक्यूटेनियस है अराउंड अम्बलाइकस। IV के आप इमरजेंसी में दे सकते हैं और डायबिटिक कीटोसिडोसिस और इसमें, और इसके अलावा हम इनहेलेशनल भी देते हैं जो कि हमारे मुल्क में नहीं होता, ओरली आप नहीं दे सकते। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकेलीमिया, लिपोडिस्ट्रॉफी, वेट गेन। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ इंसुलिन पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलिन। ये आजकल मतलब बहुत से डॉक्टर्स से आप पूछ ले किसी को पता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन पे, ऑनसेट ऑफ एक्शन पे। एक ऐसी इंसुलिन है जो जैसे आप लगा ले फटाफट काम करना शुरू कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एक्टिंग इंसुलिन। सॉरी, ये शॉर्ट एक्टिंग नहीं, इसको कहते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि फौरी तौर पर काम कर ले, वो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, और दूसरा टाइम लगाता है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। और एक क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक्टिंग। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, ये टाइप होते हैं। ये क्या है? इंटरमीडिएट,
ये 4 टाइप्स अब देखिए, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं इसकी पहली टाइप पे। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो कि फौरी तौर पर काम करना शुरू कर देती है, उसका असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसको आपने बाय द हेल्प ऑफ निमोनिक याद रखना है, लैग। एक क्या है, लिस्प्रो। हमारे एग्ज़ाम में भी इसके जो नाम थे वो आए थे, फुल लॉन्ग क्वेश्चन आया था जो इंसुलिन के टाइप्स और डायबिटीज़ के ड्रग्स पे, हाँ फुल डायबिटीज़ के ड्रग पे इसका क्वेश्चन आया था हमारे एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसुलिन और डायबिटीज़ के ड्रग्स का। ठीक है, एक है एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, लैग से आपने याद करना है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को। ये 15 मिनट के बाद अपना काम शुरू कर देती है, मतलब 10 to 15 मिनट्स। और इस इंसुलिन का पीक टाइम कितना होता है? पीक टाइम कितना होता है? 45 से 75 मिनट। ठीक है, 45 to 75 मिनट्स। ये जो है रैपिड एक्टिंग है, तो ये बेसल लेवल के लिए यूज़ होता है या पोस्ट पेरेंडियल के लिए? एक बंदे को डायबिटीज़ है, आप क्या कहते हैं, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है। अभी आपने ये किस पेशेंट को, मतलब किस टाइम देना है? ये जो डायबिटिक पेशेंट को खाना खाने से पहले देना है, 15 मिनट। इसमें 15 मिनट के बाद आपने खाना खाना है। ठीक है, पहले ड्रग मतलब आप लोगे तो उसके 15 मिनट बाद आपने खाना खा लेना है। ठीक है, अपना मील ले लो ताकि पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज मेंटेन रहे। ये पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करता है। आपने खाना खाने के पहले लेना है इसको। ठीक है, गिव 15 मिनट बिफोर मील। ठीक है, और ये पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करता है। रैपिड जो है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन आर फॉर द पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज मेंटेनेंस। इसके बाद आपका आता है रेगुलर इंसुलिन। ये क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग। इसका असर ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्शन आफ्टर 1 आवर। पीक टाइम कब है? पीक टाइम 2 to 3 आवर्स में आता है। उसका कितना था? 45 to 75 मिनट था ना। और ये किस तरह देते हैं? ओनली गिवन आईवी रूट। इसको सिर्फ आईवी रूट से दे सकते हैं जो रेगुलर इंसुलिन है। ये किस ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है? बेसल लेवल के लिए या पोस्ट पेरेंडियल के लिए? क्या पोस्ट पेरेंडियल के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं? यूज़ कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या आंसर होगा आपका?
देखें, स्टार्टिंग में इसको देते थे रेगुलर इंसुलिन को पोस्ट प्रेंडियल लेवल मेंटेन करने के लिए, जब लोगों के पास इतनी मालूमात नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या था कि आपने पहले ये देना है, उस बेचारे ने खाना खाना है, ग्लूकोज क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। अभी क्या ये अच्छी बात होगी आप उसको रेगुलर इंसुलिन दो, फिर कहो भाई आपने भी 2 से 3 घंटे वेट करना है ताकि पीक टाइम आए और फिर आपका ये असर होगा, देन आपने खाना खाना है। तो क्या ये अच्छी बात होगी कि आप 2 से 3 घंटे बेचारे पेशेंट से वेट करवा रहे हो? तो पहले यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन अभी आजकल ये पोस्ट प्रेंडियल के लिए यूज़ नहीं होता, उसके लिए हम ये देते हैं। आप ये इससे क्या करते हैं, आप ये देखिए 10 से 15 मिनट तक अपना एक्शन स्टार्ट कर लेता है ना, तो और इसका जो है आप देख सकते हैं, आप 15 मिनट से पहले दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी ड्रग है ना जो रैपिड एक्टिंग है, तो फिर आपने क्यों देनी है रेगुलर इंसुलिन? not used for not use for पोस्ट पेरेंडियल, ठीक है। क्योंकि पेशेंट को आप 2 से 3 घंटे वेट करवाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये यूज़ नहीं करना। ये आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं एक इमरजेंसी में, एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ठीक है। और मैंने कहा था ये इसमें आईवी में ही यूज़ करते हैं, और गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये 3 फॉर्म्स जो डिजीज़ हैं, कंडीशंस हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर इंसुलिन को। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आपको क्यों होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है ना, वो बन तो रही है, वो अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रही, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, एक पेशेंट को इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। अभी आप उसको बाहर से अगर इंसुलिन लगा रहे हैं, एक्सोजीनियस इंसुलिन, तो फिर वो कैसे काम करेगी? मैंने कहा था ना, अगर HbA1c मोर देन 10 हुआ ऐसे पेशेंट्स में, तो हम उसको डायरेक्टली इंसुलिन पे लगा देंगे। तो क्यों वो देखिए ना, इंसुलिन तो बन रहा है ऐसे पेशेंट में, लेकिन वो रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा, तो फिर एक्सोजीनियस इंसुलिन इस कंडीशन पे कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा? ये भी तो इंसुलिन ही है ना। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, इंसुलिन बन रही है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, जस्ट ये अपने रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पा रही, इसका रिसेप्टर इसको अपने ऊपर काम नहीं करने दे रही। तो हम उठा के ऐसे पेशेंट में हमने एक्सोजीनियस इंसुलिन लगा दिया, ठीक है, एक्सोजीनियस इंसुलिन। तो क्या अब वो रिसेप्टर पे काम करेगी? अभी हम क्यों लगा रहे हैं उसको? वो कैसे काम करेगी आप एक्सोजीनियस इंसुलिन? मुझे कौन बताएगा? आप मुझे ऐसा करें, आप मुझे इसका आंसर लाजमी बताएगा। आपको इसका आंसर किसी भी टीचर से पूछ लें, किसी से भी पूछ ले, मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं देखूंगी कि किसके जहन में इसके हिसाब से क्या क्या आ रहा है, ठीक है।
ये आपका असाइनमेंट है। अभी इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है आपके, इंटरमीडिएट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन को पकड़ा आप लोगों ने, ठीक है। इसके साथ ऐड कर लो प्रोटामीन प्लस जिंक। इसको क्या कहते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन को न्यूट्रल अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि अच्छा अब मैं इंटरमीडिएट का मैं बता रही थी आप लोगों को कि इंटरमीडिएट इंसुलिन जो एक्टिंग इंसुलिन है वो कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसमें एक हम रेगुलर इंसुलिन को पकड़ते हैं, उसको मिलाते हैं, साथ में हम प्रोटामीन को मिलाएंगे, ठीक है, और जिंक, ये सब इसके फॉर्मूले में है। और इसको फिर क्या कहते हैं, न्यूट्रल प्रोटामीन हॉजिड्रॉन, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 4 to 10 आवर्स, ठीक है। इसका असर काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। अभी आप इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, बेजल या पोस्टप्रेंडल के लिए। अभी जिसका असर ज़्यादा टाइम तक रहता है उसको हम बेजल ग्लूकोज मेंटेनेंस के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है, मेंटेनेंस, ठीक है। बेजल ग्लूकोज मेंटेनेंस के लिए आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। हम इसको क्या करते हैं, सब क्यूटेनियस देंगे। और अभी कौन सी रह गई है, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ये जहाँ पे आप लगाओगे उस जगह पे क्या कर लेगी कि प्रेसिपिटेट बना लेगी, लॉन्ग एक्टिंग क्या कर लेगी, प्रेसिपिटेट बना लेगी एट इंजेक्शन साइट। इसमें कौन कौन सी आती है, ग्लार्जीन, डेटामर और डिग्लूटेक, ठीक है। ये इसमें आते हैं लॉन्ग एक्टिंग में। और इनमें सबसे जो लॉन्ग एक्टिंग है वो कौन सी है, इन तीनों में वो है डिग्लूटेक, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ठीक है। इंसुलिन इसका सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है डिग्लूटेक। अभी आपका इंसुलिन के टाइप्स का मैंने सारा बता दिया है और इसका आई थिंक 24 से 36 घंटे इस तरह का समथिंग। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अभी इंसुलिन का क्या क्या काम मैंने बताया, एक बेजल एक हमने कहा था कि पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करना, और एक क्या है, बेजल लेवल को मेंटेन करना ना। जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है उसका जो मेजर काम है वो क्या था, वो भी बेजल लेवल ऑफ द ग्लूकोज को मेंटेन करता है।
अभी आप अगर लेटे हुए हैं, ठीक है, आपकी ब्लड सप्लाई ठीक है, अभी आप एकदम से खड़े हो जाते हैं, अभी आपका एकदम से खड़े हो जाते हैं, आपके एकदम से बीपी डाउन क्यों नहीं हो जाती, आपको चक्कर क्यों नहीं आते? मतलब पास लोगों को आ जाते हैं लेकिन अक्सर औकात नहीं आते। ये पोस्चर मेंटेनेंस जो होता है, ये जो हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर, ये किसका काम होता है? एल्डोस्टेरॉन का काम होता है ना। तो इंसुलिन किस चीज़ को कंट्रोल करता है? पोस्ट मेडिकल ग्लूकोज को किसने मेंटेन किया? रैपिड एक्टिंग। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इसका निमोनिक क्या था? LAG, लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। ठीक है, अगर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आपको इसमें ना मिले फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप यूज़ करेंगे रेगुलर एक्टिंग, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, और अभी बेसिक ग्लूकोज को आपने मेंटेन करना है। सबसे अच्छी ड्रग उसके लिए क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसकी एग्जांपल क्या थी? NPH। अगर इंटरमीडिएट अवेलेबल नहीं है फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ग्लार्जिन, डेटामर एंड ग्लूलिसिन। ठीक है, ये आपकी सॉरी लॉन्गर में ग्लूलिसिन नहीं आता, लॉन्गर में एक डिग्लूडेक आता है। ठीक है, ये आपके इंसुलिन का मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे इसकी टाइप्स बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आज का मैं अपना लेक्चर फार्माकोलॉजी ऑफ इंसुलिन एंड डायबिटिक ड्रग, इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी आपकी क्वेरी हो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी बिज़ी रूटीन में आप लोगों को आंसर कर सकूं। सो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा एंड फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।